अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यील्ड। हम लोगों ने एफएससी पार्ट 1 की चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इस चैप्टर की। तो इस सीरीज़ में इन टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। ओके, तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 22 है, यील्ड्स। नेक्स्ट वीडियो हम इसकी एग्जाम्पल बात करेंगे, तो उससे जो नेक्स्ट वीडियोज होंगी उसमें हम इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स होंगे उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं कि यील्ड कहते किसे हैं। ये देखें, यील्ड, the amount of the products obtained in a chemical reaction is called the actual yield। यानी कि इसकी दो टाइप्स हैं, एक थ्योरेटिकल यील्ड है और एक एक्चुअल यील्ड है। ओके, तो जो एक्चुअल यील्ड है इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास बन रही है वो हमारे पास क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड। यानी कि अगर हम यील्ड की डेफिनेशन करें तो यील्ड की यही डेफिनेशन होगी कि केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होता है, या फिर केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट हासिल करने की जो हमारे पास सोच होती है कि हमारे पास इतना प्रोडक्ट हासिल होगा, या प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हासिल होता है उसको हम यील्ड का नाम देते हैं। ओके, अब इसकी दो टाइप्स हैं, थ्योरेटिकल यील्ड है और एक एक्चुअल यील्ड है। जिस तरह नाम से शो रहा है, अगर हम प्रैक्टिकल करके जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हासिल होंगी उसको हम एक्चुअल यील्ड कहेंगे, और जो हम थ्योरेटिकल सोचेंगे कि हमारे पास ये रिएक्टेंट्स है तो अगर रिएक्शन होगा तो इतना प्रोडक्ट्स बनेगा, उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। ओके, तो अब इसके हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो एक्चुअल यील्ड है, पहली टाइप उसकी जो डेफिनेशन है, यानी इसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड का भी नाम देते हैं, एक्चुअल यील्ड को। ओके, तो इसकी डेफिनेशन ये है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली obtained by performing a chemical reaction with given amounts of reactants is called actual yield। यानी सपोज करिए मेरे पास ये A प्लस B, ये दोनों रिएक्टेंट्स है, ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनती C बनती है, या फिर C प्लस D प्रोडक्ट बनती हैं। ओके, तो अगर हम ये रिएक्शन खुद प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट होगा, यील्ड हासिल होगा, प्रोडक्ट हासिल होगा, यील्ड हासिल होगा, वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होगा। यानी कि देखें, जो हमारे पास ये अमोनिया है। ओके, तो हमारे पास N2 प्लस 2 3H2, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं दोनों। तो ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है। तो अगर हम इसको खुद प्रैक्टिकल कर देखें कि हमने इस केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिकल किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, तो इसको हम एक्चुअल यील्ड कहेंगे। और थ्योरेटिकल यील्ड की क्या डेफिनेशन है कि अगर हम सपोज करते हैं, कहें कि नाइट्रोजन की इतनी मकदार ले लें, या कि इतनी ले लें, 50 ग्राम ले लें, इसकी 30 ग्राम लें, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 40 या 50 बनेंगी, ये हम सोच रहे हैं। ओके, तो ये इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड का नाम देते हैं, यानी हम इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करते। अब जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। द इन मोस्ट केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, यानी कि एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। देयर आर वेरियस रीजन फॉर दैट। यानी कि ये हमें पहले, यानी कि छोटी सी बात है कि जब तक हम खुद प्रैक्टिकल नहीं कर लेते तो अब तक हमें पता नहीं लगता। इसी तरह जब हम केमिकल रिएक्शन का प्रैक्टिकल करके रिजल्ट नहीं आता तो हमें नहीं पता चलता कि इसकी जो वैल्यू आई है वो थ्योरेटिकल वैल्यू के इक्वल है या नहीं। यानी सपोज करें, ये हमने सोचा हुआ कि 50 ग्राम इसका ले लें, 50 ग्राम इसका ले लें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 50 ग्राम आएगी। सपोज कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल है। अगर इसी को हम प्रैक्टिकल करके देखें तो अगर हमारे पास वैल्यू 45% आ जाए तो हम कहेंगे ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है। ओके, अब इसकी रीज़न क्या है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये लाजमी नहीं है कि जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम ही हो। उसके यानी कि एक्चुअल यील्ड की जो अमाउंट है वो थ्योरेटिकल यील्ड की प्रोडक्ट के बराबर भी हो सकती है। और ये क्योंकि अक्सरियत में कम होती है एक्चुअल यील्ड की अमाउंट थ्योरेटिकल यील्ड से, इसलिए हम इतने इनके लेस ही लिखते हैं। अब रीज़न देखें, 5 रीजंस हैं। वो 5 रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड सोचा होता है हमने, यानी कि 50% हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा लेकिन 45% बनता है, उसकी 5 रीज़न है।
पहली रीज़न है a practically inexperienced worker has many shortcomings and cannot get expected yield। यानी कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल करने वाला होता है उसको इतना नहीं पता होता कि काम करने का क्या हिसाब किताब होता है, उसकी वजह से भी हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है या जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो नहीं आ पाती। ओके, तो मैकेनिकल लॉसेज हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर फिल्ट्रेशन या सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, ये फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फ्यूनल, वॉशिंग, ड्राइंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये तमाम जो टॉपिक्स हैं ये सेकंड चैप्टर में हैं। इंशाल्लाह इस पर अगर ज़िंदगी रही तो टॉपिक इस पर बात करेंगे। तो कहने का मतलब क्या, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे फिल्ट्रेशन हो गया, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन हो गया, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फ्यूनल, ये वॉशिंग, ड्राइंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये ऐसी इन ऐसी चीज़ों में हमारे पास मैकेनिकल लॉसेज हो जाता है। यानी कि इनके जो पुर्जे होते हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, या फिर हम उनको वर्क करवाते वक्त वो आगे पीछे हो जाते हैं, या हम उनको सही तरीके से रीअरेंज या मैनेज नहीं कर सकते, जिसकी वजह हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू है वो नहीं आ सकती। Some reactants might take part in a competing side reaction and reduce the amount of the desired product। यानी कि इसमें जो कुछ रिएक्शन भी इजाफी हो, यानी इसको हम एक मिसाल से समझे, मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर हमारे पास ये एक लकड़ी है, ओके, इसमें हम जानते हैं कार्बन की ज़्यादा पोर्शन में होता है। जब इस लकड़ी को हम एयर की मौजूदगी में यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे तो हमारे पास कार्बन है, तो ऑक्सीजन ये इजाफी मकदार में है और ये लिमिटिंग मकदार में है। यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी कि एक्स रिएक्टेंट है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन बाउज का तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ये हमारे पास क्या है, इजाफी प्रोडक्ट है। इस वजह से भी हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो कम हो सकती है। ओके, रिएक्टेंट्स यूज में हैव इम्प्योरिटी, बाउज का ऐसा होता है कि जब हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन बिल्कुल क्लियर नहीं होते, इनमें हमारे पास खालिस्तान ये नहीं होता, बल्कि इनमें इम्प्योरिटीज होती है, नहीं नखालिस होती हैं बाउज का किसी भी वजह से। ये भी एक रीज़न है कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं आती। यानी कि 50% थ्योरेटिकल वैल्यू है ये नहीं आती, बल्कि वो कम ही आती है। रिएक्शन में भी ये कि पास का ऐसा भी होता है कि ये रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड भी होता है और रिवर्सिबल भी होता है। ओके, तो ये मेरे पास 5 रीजंस हैं। अब एफिशिएंसी की बात कर लें तो ये देखें एफिशिएंसी, यानी कि इसके एफिशिएंसी के जो मेरे पास फार्मूला है। आपके केमिस्ट इज यूजुअली इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। हायर द परसेंटेज यील्ड द मोर एफिशिएंट इज रिएक्शन। अच्छा, यानी कि जो इसकी एफिशिएंसी है उसको हम परसेंटेज यील्ड की मदद से देखते हैं। अब ये परसेंटेज यील्ड क्या है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ऊपर एक्चुअल यील्ड है, नीचे थ्योरेटिकल यील्ड है, और इसको यानी कि इसी को ले लेते हैं। हमने क्या सोचा हुआ था कि हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड हमारे पास 45% है, लेकिन हमने क्या सोचा हुआ था कि 50% आएगी। ओके, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यील्ड की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास यील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये हमारे पास परसेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि जो हमारे पास ये वैल्यू प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, इन या इनके यूनिट्स या तो मोल्स में हो सकते हैं या फिर मैसेज में हो सकते हैं, मैसेज की फॉर्म में हो सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि अगर यानी कि थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड्स अगर इनके यूनिट्स मोल्स में है तो ऊपर भी मोल होगा, नीचे ये मोल मोल आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास जो आंस आएगा वो परसेंटेज में आएगा। ओके, तो अब ये है अब इसमें ये तो हो गया बुक वाला। इसमें अगर थोड़ा सी हम क्या एडिशन करना चाहें, अगर हमारी परसेंटेज का आंस 90% से अबव आए तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव यील्ड है हमारे पास। अगर 80% से अबव हमारे पास ये परसेंटेज आए यानी कि आंस आए, उसको हम कहेंगे ये एक्सीलेंट यील्ड है। अगर हमारे पास 70% से अबव इसका आंसर है तो हम कहेंगे ये वेरी गुड यील्ड है। अगर हमारे पास 50% से अबव आंसर आए यानी कि परसेंटेज आए तो हम कहेंगे ये गुड है। क्या है, गुड है, गुड यील्ड है। अगर हमारे पास 40% से बिलो बिलो आए तो हम कहेंगे ये फेयर है, यानी कि अच्छा नहीं है। डन हो गया। तो ये हमारे पास आज का इतना सा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो हमारे पास होगी ना, क्या नाम लेते हैं, एग्जाम्पल्स पर पाक करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं लेकिन वीडियो लेंथी हो रही है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है ना, इसको हम
स्टिचियोमेट्री वैल्यू भी कहते हैं। ओके, अब स्टिचियोमेट्री का जो टॉपिक इसको हमने लास्ट वीडियो में यानी कि अच्छी तरह इस पर बात की हुई है। ओके, कि स्टिचियोमेट्री में भी हम यही कहते हैं कि जब तक दो कंडीशंस पूरी नहीं होंगे वहाँ स्टिचियोमेट्री अप्लाई नहीं हो सकता, यानी कि वहाँ कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा। तो जो सेकेंडरी कंडीशन क्या है कि तमाम रिएक्टर्स पोलर्स में कन्वर्ट लाजमी हो, तब हमारे पास स्टिचियोमेट्री का जो हमारे पास फैमिना होगा। तो खैर इसको हमारे डिटेल नहीं है, तो हमारे पास बुक से हमारे पास इतना ही था, तो वो आपके सामने रख दिया है। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।